हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल साइंस का। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल मतलब यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। इनमें से सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी सबसे पावरफुल ऑर्गन माना जाता है। अगर जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट कहा जाता है तो सिक्योरिटी काउंसिल को वर्ल्ड पीस कीपर या यूएनओ का पुलिस ऑफिसर कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्यों? तो क्योंकि इसका सबसे बड़ा काम है दुनिया में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना। याद रखिएगा, ये काम सिक्योरिटी काउंसिल का, इसीलिए उसको वर्ल्ड पीस कीपर भी कहा जाता है। ये इसका काम है वॉर को रोकना, कंट्रीज के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, जरूरत पड़ने पर सैंक्शन और पीस कीपिंग मिशंस भेजना। अब कॉम्पोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जब यूएनओ 1945 में बना था तब सिक्योरिटी काउंसिल में 11 मेंबर्स थे। बाद में 1965 में मेंबर कंट्रीज बढ़ने की वजह से इसके मेंबर 11 से बढ़कर 15 कर दिए गए। आज सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स है। ये 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है परमानेंट मेंबर, जो मैंने आप लोगों को बताया। ये 5 देश हमेशा के लिए मेंबर है, हमेशा के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम। इनकी सबसे बड़ी पावर वेटो पावर है। ये सारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इनका जो सबसे बड़ा पावर है ये वेटो पावर है। यानी अगर इनमें से कोई एक भी प्रपोजल के खिलाफ वोट दे तो रिजोल्यूशन पास नहीं होता। ठीक है, मतलब इनमें से अगर कोई भी प्रपोजल के खिलाफ वोट देगा तो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। अब नॉन परमानेंट मेंबर्स के अलावा, मतलब सॉरी, परमानेंट मेंबर्स के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये परमानेंट नहीं होते हैं। इनका इलेक्शन जनरल असेंबली करती है। इनका जो इलेक्शन है वो जनरल असेंबली करती है। अब नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जनरल असेंबली वोटिंग के थ्रू 10 कंट्रीज को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाती है। अब 2 साल के लिए ये लोग रहते हैं। हर साल कुछ मेंबर्स रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। इलेक्शन किस बेसिस पर होता है? सिर्फ वोटिंग ही नहीं होती बल्कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी देखा जाता है। ठीक है, ताकि हर रीजन को चांस मिले, जैसे अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, सभी रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। राइट्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, वोट दे सकते हैं, रिजोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन इनके पास वेटो पावर नहीं होता है। तो नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबर्स में डिफरेंस सिर्फ इस चीज़ का होता है कि परमानेंट मेंबर्स के पास वेटो पावर होता है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वेटो पावर नहीं होता है। बाकी ये लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं, रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल में इंडिया कई बार सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर्स बन चुका है। ठीक है, अब है प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं होता है, हर 1 महीना बाद प्रेसिडेंट बदल जाता है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका कोई परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं होता है, हर 1 महीना बाद प्रेसिडेंट बदल जाता है। रोटेशन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से होता है। प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या है? वो मीटिंग बुलाना, एजेंडा तैयार करना, डिस्कशन कंडक्ट करना, वोटिंग करवाना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना। अब प्रोसीड्यूर ऑफ वर्क इन द सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसका स्टेप 1 है, अगर दुनिया में वॉर हो जाए, किसी कंट्री ने अटैक कर दिया, तो टेररिज्म बढ़ जाए, तो उस मैटर में सिक्योरिटी काउंसिल के पास आता है। वो सारा मैटर जो होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास आता है। अब स्टेप 2, मीटिंग बुलाई जाती है। प्रेसिडेंट इमरजेंसी या रेगुलर मीटिंग बुलाता है, सभी 15 मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब स्टेप 3, डिस्कशन, हर कंट्री अपने ओपिनियन देती है, डिस्कशन होता है। वॉर का रीज़न, पीस कैसे लाएं, क्या सेंक्शन लगाए जाए, पीस कीपिंग फोर्स भेजनी चाहिए या नहीं। स्टेप 4, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन, डिस्कशन के बाद एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन तैयार किया जाता है। इसमें लिखा होता है कि यूएनओ क्या एक्शन लेगा। अब वोटिंग, सभी मेंबर्स वोट करते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि रिजोल्यूशन पास होगा या नहीं। अब इम्प्लीमेंटेशन, अगर रिजोल्यूशन पास हो जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल सीज फायर करवा सकता है, पीस कीपिंग फोर्स भेज सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है, मिलिट्री एक्शन ऑथराइज कर सकता है। अब वोटिंग प्रोसीड्यूर, हर मेंबर के पास एक वोट होता है, परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों के पास एक ही वोट होता है। ऑर्डिनरी मैटर्स, नॉर्मल इश्यूज के लिए रिजोल्यूशन पास करने के लिए 15 में से कम 9 एफर्मेटिव वोट्स चाहिए। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट मैटर्स, तो अगर इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे वॉर, पीस, मिलिट्री एक्शन, सैंक्शन, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, तो 2 कंडीशंस होती है। कंडीशन 1, कम से कम 9 येस वोट्स चाहिए होता है, एंड कंडीशन 2, 5 परमानेंट मेंबर्स में किसी ने वेटो नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो जो 5 परमानेंट मेंबर है उनमें से किसी ने वेटो नहीं लगाया। ठीक है, अब वेटो पावर, वेटो का मतलब है मैं इस प्रपोजल को रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है, मान लो 15 मेंबर्स ने सही
15 मेंबर्स में से 14 यस बोलते हैं एंड रशिया नो बोल देता है, ठीक है, तो रिजोल्यूशन फेल हो जाएगा। ये वेटो पावर का मतलब है कि कोई भी जो मेंबर है वो मना ना करे। तो क्योंकि रशिया परमानेंट मेंबर है और उसने वेटो यूज़ कर दिया, मतलब मना कर दिया, इसी वजह से वेटो पावर को सिक्योरिटी काउंसिल की सबसे पावरफुल फीचर माना जाता है। अब एब्सटेंशन, कभी कभी परमानेंट मेंबर यस या नो नहीं बोलते, सिर्फ वोटिंग से अलग रहते हैं, ठीक है, इससे एब्सटेंशन कहते हैं। एब्सटेंशन को वेटो नहीं माना जाता है, इसीलिए रिजोल्यूशन पास हो सकता है अगर रिक्वायर्ड वोट मिल जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट में है पावर एंड फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर जनरल असेंबली यूएनओ का पार्लियामेंट है तो सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ की गवर्नमेंट और पॉलिसीज दोनों की तरह काम करता है। मान लीजिए अगर जनरल असेंबली यूएनओ का पार्लियामेंट है, ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ का गवर्नमेंट और पुलिस दोनों की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि जनरल असेंबली सिर्फ रिकमेंडेशन देती है लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन लेता है, इसीलिए इसे यूएनओ का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर दुनिया में कहीं वॉर हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, टेररिज्म बढ़ जाए, किसी देश ने दूसरे देश पर अटैक कर दिया हो, तो सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल उस इशू पर मीटिंग बुलाता है। अब सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है? दोनों कंट्री से बात करता है, सीज फायर की अपील करता है, पीस कीपिंग फोर्स भेज सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन अप्रूव कर सकता है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि गल्फ वॉर 1991 में हुआ, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक के खिलाफ एक्शन अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करे। जनरल असेंबली डिसीजन करती है लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन लेता है, एक्शन करता है, पीस कीपिंग मिशन भेजता है, सैंक्शन लगाता है, इसीलिए इसे यूएनओ का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। अब किसे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कहा जाता है? तो जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कहा जाता है। अब पीस कीपिंग सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, सिक्योरिटी काउंसिल की पहली कोशिश होती है कि वॉर ना हो। अब कैसे? नेगोशिएशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, डायलॉग। अगर बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वॉर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब है ऑब्लिगेटरी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। कभी कभी कंट्रीज सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं मानती, ऐसे सिचुएशन में सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन पास करता है, ठीक है। तो कभी कभी जो कंट्रीज होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल का बात नहीं मानता, तो ऐसे सिचुएशन में सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है? वो रिजोल्यूशन पास करता है, सैंक्शन लगाते हैं, ज़रूरत पड़े तो फोर्स यूज़ करने की परमिशन भी दे सकता है, यानी कुछ डिसीजन मेंबर कंट्रीज के लिए मानना ज़रूरी होता है। अब मिलिट्री स्टाफ कमेटी, यूएन चार्टर के हिसाब से सिक्योरिटी काउंसिल की हेल्प के लिए मिलिट्री स्टाफ कमेटी, इसका फुल फॉर्म मिलिट्री स्टाफ कमेटी एंड शॉर्ट फॉर्म एमएससी, वो बनाया गया यूएन चार्टर के हिसाब से, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का हेल्प करने के लिए एमएससी बनाई गई है। ये कमेटी 5 देश मतलब यूएसए, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस के मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनती है। काम क्या है इनका? मिलिट्री एडवाइस देना, पीस कीपिंग ऑपरेशंस में मदद करना, सिक्योरिटी प्लानिंग बनाना। आज के टाइम में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब स्ट्रैटेजिक एरियाज, पहले कुछ ट्रस्ट टेरिटरीज को स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल मॉनिटर करता था। मतलब पहले कुछ ट्रस्ट टेरिटरीज को स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से वो सिक्योरिटी काउंसिल मॉनिटर करता था, ठीक है। जैसे मिलिट्री इंपॉर्टेंस वाला आइलैंड जिसमें मिलिट्री इंपॉर्टेंस होता था, डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट रीजन्स। आज ट्रस्टीशिप सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है, इसीलिए ये फंक्शन भी लगभग इनएक्टिव है। अब इलेक्टिव फंक्शन, सिक्योरिटी काउंसिल कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में भी रोल निभाता है। सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल किसी एक कैंडिडेट का नाम रिकमेंड करता है, उसके बाद जनरल असेंबली उसको अप्रूव करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के जजेस के इलेक्शन में भी सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली के साथ मिलकर काम करता है। अब एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर, अगर कोई कंट्री बार बार यूएन चार्टर के रूल तोड़ती है तो सिक्योरिटी काउंसिल उसका अगेंस्ट एक्शन रिकमेंड कर सकता है। फाइनल डिसीजन जनरल असेंबली लेती है। किसी मेंबर को सस्पेंड या एक्सपेल करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी का मतलब है वॉर शुरू होने से पहले ही उसको रोक देना। सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, पीस टॉक करवाता है, मेडिएशन करता है, सीज फायर की अपील करता है। इसका पर्पस होता है कि प्रॉब्लम वॉर बनने से पहले ही ख़त्म हो जाए। तो ये काम कौन करता है? ये प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी करता है। अब
डिसआर्मेमेंट का मतलब है वेपन्स और आर्म्स को कम करना। तो सिक्योरिटी काउंसिल कंट्रीज़ को इनकरेज करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स कम करे, केमिकल वेपन्स यूज़ ना करे, आर्म्स रेस को कंट्रोल करे, क्योंकि जितने कम डेंजरस वेपन होंगे उतने ही वर्ल्ड पीस रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ECOSOC। तो जब यूनाइटेड नेशन यूएनओ मतलब यूएनओ बना, तब उसके फाउंडर्स ने एक बात समझी। उन्होंने देखा कि सिर्फ वॉर रोक देने से दुनिया में शांति नहीं आ सकती। सोचो, अगर किसी देश में गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भूख हो, एजुकेशन ना हो, हॉस्पिटल्स ना हो, तो वहाँ लोग परेशान रहेंगे, और जब लोग परेशान होंगे तब कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस भी बढ़ सकता है। इसीलिए यूएनओ ने सोचा कि पीस के साथ साथ डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। इसी प्रोसेस के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाया गया। ECOSOC यूएनओ के वो ऑर्गन है जो इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन, चिल्ड्रन, साइंस, कल्चर और सोशल वेलफेयर जैसे टॉपिक्स पर काम करता है। इसीलिए ECOSOC का यूएनओ का डेवलपमेंट ऑर्गन भी कहा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिएशन ऑफ ECOSOC, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल टूट चुकी थी। लाखों लोग गरीब हो गए थे, घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, भूख से मर रहे थे, स्कूल और हॉस्पिटल बर्बाद हो गए थे। यूएनओ ने सोचा, अगर हम सिर्फ वॉर रोक देंगे और लोगों की ज़िंदगी अप्रूव नहीं करेंगे तो दुनिया में परमानेंट पीस कभी नहीं आ सकती। इसीलिए ECOSOC बनाया गया। ECOSOC बनाने के मेन रीज़न गरीबी को कम करना था, पुअर कंट्रीज़ को डेवलपमेंट में हेल्प करना, एजुकेशन को बढ़ाना, सब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ इम्प्रूव हो, हेल्थ इम्प्रूव करना, हॉस्पिटल बनवाना, डिस्कस को कंट्रोल करना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना। इसीलिए WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन ECOSOC के कंडीशंस में काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, लोगों को जॉब्स मिले, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, वुमेन्स राइट को प्रमोट करना, चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन, यूनिसेफ के थ्रू बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कंट्रीज मिलकर ट्रेड और डेवलपमेंट करें, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की इनकम बढ़े, लाइफ कंफर्टेबल हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट पॉइंट है। ECOSOC चाहता है कि सब कंट्रीज इकोनॉमिकली स्ट्रांग बने। ये पॉवर्टी कम करता है, ट्रेड प्रमोट करता है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। सोशल डेवलपमेंट से सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ECOSOC काम करता है एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड वेलफेयर पर। ठीक है, अब ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, हर इंसान को इक्वालिटी, फ्रीडम, एजुकेशन, डिग्निटी मिलनी चाहिए, ये भी ECOSOC का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक कंट्री अकेली डेवलपमेंट नहीं कर सकती, इसीलिए ECOSOC कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन बढ़ाता है, जैसे हेल्थ प्रोग्राम, क्लाइमेट प्रोजेक्ट, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स। अब कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ECOSOC का कई UN एजेंसीज के काम को कोऑर्डिनेट करता है, जैसे WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, FAO, ताकि सब एजेंसीज मिलकर काम करें और एक ही गोल के लिए एफर्ट करें। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ECOSOC सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करता है, यानी डेवलपमेंट को लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान न हो। साइंटिफिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, रिसर्च को इनकरेज करना, कल्चर को प्रमोट करना। लिविंग स्टैंडर्ड, ECOSOC का फाइनल गोल है हर इंसान की लाइफ को बेटर बनाना, यानी अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सिस्टम, अच्छी इनकम, सेफ सोसाइटी। इंपॉर्टेंस ऑफ ECOSOC, अगर सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया को वॉर से बचाता है तो ECOSOC दुनिया को गरीबी, भूख, बेरोजगारी और बीमारी से बचाने की कोशिश करता है। तो यानी सिक्योरिटी काउंसिल सुकून लाता है, पीस लाता है, और ECOSOC जो है वो डेवलपमेंट लाता है। दोनों मिलकर ही दुनिया को स्टेबल और पीसफुल बनाता है। तो जितना भी ये लोग ऑर्गेनाइजेशन किया, तो ये सारा चीज़ दुनिया का पीसफुल करने में और डेवलपमेंट करने में सब में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एबोलिशन ऑफ कंडीशन। तो एबोलिशन ऑफ कंडीशन का मतलब है ऐसी बुरी कंडीशन को ख़त्म करना जो गरीबी, भूख, बेरोजगारी, बीमारी और सोशल प्रॉब्लम्स पैदा करती है। ECOSOC सिर्फ प्रॉब्लम आने के बाद हेल्प नहीं करती, ये उन रीजंस को ही ख़त्म करना चाहता है जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होती है। गरीबी को ख़त्म करना, ECOSOC मानता है कि जब तक गरीबी रहेगी तब तक दुनिया में शांति नहीं आ सकती। इसीलिए ये बेरोजगार बढ़ाने, इंडस्ट्रीज डेवलप करना, पुअर कंट्रीज को इकोनॉमिक हेल्प देना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाने पर जोर देता है। अब भूख और
मतलब हंगर और माल न्यूट्रिशन, दुनिया के कई देशों में लोगों को पूरा खाना नहीं मिलता। ECOSOC, FAQ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर फूड प्रोडक्शन बढ़ाता है, गरीब लोगों तक का खाना पहुंचाता है, माल न्यूट्रिशन कम करने की कोशिश करता है। अब बीमारियों को कम करना, अगर लोग हेल्दी नहीं होंगे तो देश भी डेवलप नहीं करेगा। इसीलिए ECOSOC WHO के साथ मिलकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाता है, डिजीज कंट्रोल करता है, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव करता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, जब ना होने से क्राइम्स और पॉवर्टी बढ़ती है, तो ECOSOC स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और प्रोग्राम्स लेबर राइट्स को सपोर्ट करता है। अब इलिटरेसी को कम करना, एजुकेशन के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ECOSOC यूनेस्को के थ्रू स्कूल्स, कॉलेजेस, एडल्ट एजुकेशन, लिटरेसी प्रोग्राम को प्रमोट करता है। अब सामाजिक असमानता है, तो ECOSOC चाहता है कि ये वुमेन और मेन को इक्वल राइट्स मिले, केस, कास्ट, रेस और रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन। तो ECOSOC ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करता है, हर इंसान को डिग्निटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, एजुकेशन, हेल्थ मिलनी चाहिए। ECOSOC मानता है कि वॉर का असली सोल्यूशन सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि डेवलपमेंट है। अगर लोगों को अच्छी एजुकेशन, रोजगार, हेल्थ, खाना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो सोसाइटी पीसफुल और स्टेबल बनेगी। तो हमारा पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन का वो ऑर्गन है जो इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन, हेल्थ और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। लेकिन इतना बड़ा काम एक या दो देश नहीं कर सकते, इसीलिए ECOSOC में दुनिया के अलग अलग कंट्रीज को मेंबर बनाया जाता है ताकि सब मिलकर दुनिया के डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। अब कॉम्पोजिशन ऑफ ECOSOC, जब यूनाइटेड नेशंस बना था 1945, तब ECOSOC में सिर्फ 18 मेंबर्स थे, लेकिन धीरे धीरे यूएन के मेंबर्स कंट्रीज बढ़ने लगे। ठीक है, तो यूएन का जो मेंबर कंट्रीज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, इसीलिए ECOSOC के मेंबर्स भी बढ़ गए। आज ECOSOC में टोटल 54 मेंबर्स है। ये 54 कंट्रीज जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्ट की जाती है। अब इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, ECOSOC के मेंबर्स का इलेक्शन जनरल असेंबली करती है। सभी यूएन मेंबर्स कंट्रीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। इलेक्शन वोटिंग के थ्रू होता है। जो कंट्रीज रिक्वायर्ड वोट्स पा लेती है वही ECOSOC की मेंबर बन जाती है। अब टर्म्स ऑफ मेंबर, हर मेंबर का टर्म 3 साल होता है। ठीक है, हर साल 18 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए 18 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं 3 साल बाद। इस सिस्टम से ECOSOC में हमेशा नए और पुराने मेंबर्स को ये बैलेंस बना रहता है। अब री इलेक्शन, जिस कंट्री का 3 साल का टर्म खत्म हो जाता है वो दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकती है। अगर जनरल असेंबली उसे वोट दे दे तो फिर से ECOSOC की मेंबर बन सकती है। अब रीजनल रिप्रेजेंटेशन एंड, तो यूएनओ चाहता है कि सिर्फ यूरोप या अमेरिका की ECOSOC में ना रहे, इसीलिए दुनिया का हर रीजन को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, जैसे अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, सभी रीजन से कंट्रीज को मेंबर बनाया जाता है। इससे ECOSOC सच में एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ ECOSOC हर साल अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट का टर्म 1 साल होता है। प्रेसिडेंट का काम मीटिंग कंडक्ट करना, एजेंडा तैयार करना, डिस्कशन चलाना, डिफरेंट कमिटीज के काम को कोऑर्डिनेट करना। मीटिंग्स ऑफ ECOSOC साल भर अलग अलग मीटिंग्स करता है। इन मीटिंग्स में डिस्कस करता है पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स राइट, चाइल्ड वेलफेयर, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर कोई इमरजेंसी इशू आ जाए तो स्पेशल मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। अब कमिटीज एंड कमीशन, ECOSOC के अंडर बहुत सारी कमीशन और कमिटीज काम करती है, जैसे कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, स्टैटिस्टिकल कमीशन, पॉपुलेशन कमीशन, सोशल डेवलपमेंट कमीशन। ये कमिटीज अलग अलग टॉपिक्स पर रिसर्च और रिकमेंडेशन देती है। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो इस ECOSOC अकेला काम नहीं करता, ये उनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करता है, जैसे WHO हो गया जो हेल्थ का काम करता है, यूनेस्को एजुकेशन का काम करता है, यूनिसेफ चिल्ड्रन को लेकर काम करता है, FAQ फूड को लेकर काम करता है, ILO लेबर को लेकर काम करता है। यानी ECOSOC इन सब एजेंसीज के काम दो एक डायरेक्शन देता है। जो इतना सारा जो एजेंसीज है उनको एक ही डायरेक्शन देता है, मतलब अपना कंट्री का भलाई करना, अपने कंट्रीज को लेके काम करना। तो ये सारे जो एजेंसीज है ये सब कंट्रीज को लेके ही काम करते हैं। तो ECOSOC इन सब एजेंसीज के काम को एक ही डायरेक्शन देता है। अब
नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फंक्शंस पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का। तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया का वॉर से बचाता है तो ECOSOC दुनिया को गरीबी, भूख, बेरोजगारी और बीमारी से बचाने की कोशिश करता है। ECOSOC का मेन गोल है हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ECOSOC चाहता है कि हर देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग बने। ये कंट्रीज को इंकरेज करता है इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, पॉवर्टी कम करने के लिए। अगर कोई पुअर कंट्री डेवलपमेंट चाहती है तो ECOSOC उसकी इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एडवाइस देता है। ठीक है। अब सोशल डेवलपमेंट, ECOSOC सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करता, ये सोसाइटी को भी इम्प्रूव करना चाहता है। इसका काम है वुमेन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, ओल्ड एज वेलफेयर, डिसेबल्ड पर्सन की हेल्प करना, सोशल इंजस्टिस, अब ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, हर इंसान को इक्वल राइट्स देता है। ये ECOSOC ह्यूमन राइट्स और दूसरी एजेंसीज के थ्रू ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता है। अब एजुकेशन को प्रमोट करना, एजुकेशन के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ECOSOC यूनेस्को के साथ मिलकर स्कूल इम्प्रूव करता है, लिटरेसी प्रोग्राम चलाता है, हायर एजुकेशन को सपोर्ट करता है। अब हेल्थ इम्प्रूवमेंट, हेल्थ के बिना एजुकेशन और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ECOSOC WHO के साथ मिलकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, डिजीज कंट्रोल, हॉस्पिटल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस पर काम करता है। एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर वेलफेयर, ECOSOC ILO के साथ मिलकर ये लेबर के लिए किया। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है, वर्कर्स के राइट प्रोटेक्ट करता है, चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर के अगेंस्ट काम करता है। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो एक कंट्रीज अकेली डेवलपमेंट नहीं कर सकती, इसीलिए ECOSOC कंट्रीज को मिलकर काम करने के लिए इंकरेज करते हैं, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ये ECOSOC के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये अलग अलग UN एजेंसीज के काम को कोऑर्डिनेट करता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है WHO हेल्थ के लिए काम करता है, यूनेस्को एजुकेशन के लिए, ताकि सब एजेंसीज मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम कर सके। रिसर्च एंड रिपोर्ट, ECOSOC दुनिया के इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पर रिसर्च करवाता है, फिर रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर कंट्रीज पॉलिसीज बनाती है। अब पॉवर्टी रिडक्शन, ECOSOC का मेन गोल है गरीबी कम करना, हंगर मतलब भूखमरी खत्म करना, बेटर इनकम क्रिएट करना, इसीलिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ECOSOC सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करता है, यानी डेवलपमेंट को लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना। ECOSOC चाहता है कि हर इंसान को मिले अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, अच्छी इनकम, सेफ इन्वायरनमेंट, बेटर हाउसिंग, यानी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। रिकमेंडेशन, तो ECOSOC कंट्रीज को रिकमेंडेशन देता है कि पॉवर्टी कैसे कम करें, इनकम कैसे इम्प्रूव करें, इकोनॉमी कैसे इम्प्रूव करें, वुमेन और चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन कैसे करें, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम कैसे बेटर बनाए। अब है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड कमीशंस। WHO जो है वो दुनिया के जो लोग हैं उनके हेल्थ का ध्यान रखती है। इसका काम है डिजीज को कंट्रोल करना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो यूनेस्को एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनेस्को का काम है एजुकेशन इंप्रूव करना, साइंस को प्रमोट करना, कल्चर को प्रोटेक्ट करना। इसका काम है लिटरेसी बढ़ाना, हेरिटेज साइट्स को प्रोटेस्ट करना, साइंटिफिक रिसर्च को सपोर्ट करना। मतलब एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। ठीक है। ताजमहल और अजंता केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस यूनेस्को ने दिया। ठीक है। तो ताजमहल जो है और अजंता केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो यूनेस्को दिया है। ठीक है। तो अभी यूनिसेफ है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, USA न्यूयॉर्क में। ठीक है। यूनिसेफ सिर्फ चिल्ड्रन के लिए काम करता है। इसका काम है बच्चों की एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, इमरजेंसी रिलीफ। अब FAQ, तो ये इसका हेडक्वार्टर रोम और इटली में है। तो FAQ का काम है भूख कम करना, एग्रीकल्चर इंप्रूव करना, फार्मर्स की हेल्प करना, फूड प्रोडक्शन ये बढ़ाता है, ये मॉडर्न फार्मिंग सिखाता है, हंगर को कम करता है। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये सब बता दिया था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ द रोल ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो क्या ECOSOC अपना पूरी तरह काम कर पाया है? इसीलिए हिस्टोरियन और पॉलिटिकल थिंकर्स ने ECOSOC का इवैल्यूएशन किया। कुछ लोग इसकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग इसकी क्रिटिसिज्म भी करते हैं, मतलब बुराई भी करते हैं। एंड इफेक्टिव पावर अंडर द जनरल असेंबली, तो ECOSOC इंडिपेंडेंट नहीं है, ये जनरल असेंबली के अंडर काम करता है।
जनरल असेंबली मेंबर सेलेक्ट करती है, रिपोर्ट रिसीव करती है, रिकमेंडेशन लेती है। इसीलिए ईसीओएसओसी के पास सिक्योरिटी काउंसिल जैसी इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। ये खुद किसी सिक्योर मतलब कंट्री को फोर्स नहीं कर सकता है। इसके डिसीजन ज़्यादातर रिकमेंडेशन होते हैं। क्रिटिसिज्म इसी वजह से कई बार ईसीओएसओसी की रिकमेंडेशन को कंट्रीज इग्नोर भी कर देती है। अब कोल्ड वॉर अमॉन्ग द मेंबर स्टेट, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका और उसके अलायंस, सोवियत यूनियन और उसके अलायंस दोनों हर इश्यूज को पॉलिटिक्स की नज़र से देखते थे। इसका असर ईसीओएसओसी पर भी पड़ा। अब इसका एग्जांपल है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर भी ईस्ट और वेस्ट के कंट्रीज में डिसएग्रीमेंट होता था। अब रिजल्ट क्या निकला, कई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम स्लो हो गया। पॉलिटिकल रिवॉल्वरी की वजह से डेवलपमेंट पर पूरा फोकस नहीं हो पाया। अब लॉफ्टी आइडियाज तो बहुत बड़े आइडिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल। तो ईसीओएसओसी के गोल्स बहुत अच्छे हैं, जैसे गरीबी खत्म करना, हंगर खत्म करना, सबको एजुकेशन देना, सबको हेल्थ फैसिलिटीज देना। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली दुनिया के हर कंट्रीज में ये गोल्स अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ईसीओएसओसी का आइडियाज बहुत हाई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उतना इजी नहीं है। अब मार्क्सिस्ट थिंकर ईसीओएसओसी की क्रिटिसिज्म करते हैं। उनका मानना है ईसीओएसओसी पर डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। उनके हिसाब से रिच कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, पुअर कंट्रीज को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। इसीलिए मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ईसीओएसओसी पूरी तरह न्यूट्रल नहीं है। अब कुछ इम्पोर्टेंस है ईसीओएसओसी का। क्रिटिसिज्म के बावजूद ईसीओएसओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, यूनिसेफ, एफएक्यू, आईएलओ को कोऑर्डिनेट करती है, इन सब के साथ मिलकर काम करती है। अगर ईसीओएसओसी ना हो तो ये सब एजेंसीज अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगी। ईसीओएसओसी सबको एक कॉमन गोल देता है। अब प्रेसवर्दी रोल, ईसीओएसओसी ने बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट भी किया, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स, वुमेन राइट्स को प्रमोट करना, चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन इंप्रूव करना, ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कोविड-19 के टाइम भी ईसीओएसओसी ने डब्ल्यूएचओ और दूसरी एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इसी वजह से बहुत स्कॉलर्स ईसीओएसओसी की तारीफ भी करते हैं। अब एच जी निकोलस का व्यू क्या है? पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये एच जी निकोलस कहते हैं कि ईसीओएसओसी यूनाइटेड नेशन का सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑर्गन्स है। परमानेंट पीस तभी पॉसिबल है जब गरीबी कम होगी, एजुकेशन बढ़ेगी, हेल्थ इंप्रूव होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यानी सिर्फ वॉर रोकना इनफ नहीं है, डेवलपमेंट भी उतनी ही जरूरी है। इसी वजह से निकोलास ने ईसीओएसओसी को यूएन का एक बहुत वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशन बताया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।